गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्या है अध्याय 2 उष्मागतिकी पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। ठीक है, उष्मागतिकी इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक किसे कहेंगे? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उष्मा तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उष्मागतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उष्मा तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे उष्मागतिकी कहलाता है। इस पाठ को हमको समझने के लिए दो चार परिभाषा और ज्ञात करना है। जैसे देखेंगे हम लोग, इसमें पहला आपका आता है निकाय। ठीक है, निकाय शब्द का यहाँ पर हम लोग कई बार प्रयोग करेंगे। तो निकाय किसे कहते हैं? इंग्लिश इसमें बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, निकाय या इंग्लिश में सिस्टम। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रायोगिक कार्य के लिए चुनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम, निकाय कहलाता है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका प्रतिवेश। प्रतिवेश जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग प्रतिवेश किसे कहेंगे? तो निकाय को छोड़ करके संपूर्ण ब्रह्मांड का बचा हुआ भाग का क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है, प्रतिवेश कहलाता है या परिवेश कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक निकाय है और ये क्या है आपका एक टेबल है। ठीक है, अब इसको यदि हम ब्रह्मांड मान लेते हैं, क्योंकि हमको समझना है एग्जाम्पल है। मान लीजिए क्या है, हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड का ये हमारा कुछ हिस्सा है जिसको हम अपने प्रयोग के लिए चुने हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम कहलाता है, अर्थात निकाय कहलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं क्या कहलाता है? हमारा निकाय कहलाता है। बाकी जो यहाँ पर शेष भाग बच गया है उस शेष भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिवेश। शेष भाग को क्या बोलेंगे? प्रतिवेश। इस प्रकार से क्लियर हुआ निकाय और प्रतिवेश। निकाय किसे कहेंगे? संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं। प्रयोग को केवल इतना चुने है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा। बाकी जो बचा हुआ ब्रह्मांड का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवेश कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अपने प्रयोग के लिए चुनते हैं निकाय कहलाता है, तथा शेष बचे हुए भाग को हम लोग प्रतिवेश बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में सराउंडिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें एक आता है जिसको बोलेंगे हम लोग उष्मागतिकी चर। उष्मागतिकी चर। ठीक है, उष्मागतिकी चर किसे कहेंगे? तो वे चर राशियां, ठीक है, वे चर राशियां जिसको हम उष्मागतिकी के अंतर्गत प्रयोग में लाते हैं या उष्मागतिकी अध्ययन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? उष्मागतिकी चर। वे चर राशियां जिसको हम उष्मागतिकी के अंतर्गत प्रयोग करते हैं या उष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं क्या कहलाता है? हमारा उष्मागतिकी चर कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण में आपका आएगा आयतन। ठीक है, आयतन। आयतन को हम किस चर राशि दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं V अर्थात वॉल्यूम से। फिर आपका दाब, तो दाब को किसे दर्शाते हैं? प्रेशर। प्रेशर अर्थात P। फिर आता है आपका ताप। ठीक है, ताप को हम लोग किसे दर्शाते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर अर्थात T। ये हो गया हमारा उष्मागतिकी चर। उष्मागतिकी चर वे चर राशियां होती है जिसको भौतिकी का अध्ययन करने के लिए हम अपने प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग करते हैं, उष्मागतिकी चर कहलाता है। उदाहरण के लिए है आपका आयतन। आयतन को दर्शाते हैं V वॉल्यूम से। दाब प्रेशर P से दर्शाते हैं। ताप को टेम्परेचर T से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा कुछ परिभाषा है जिसको हम बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसमें हमारा। तो उष्मागतिकी में सबसे पहला हमारा आता है उष्मागतिकी के नियम। ठीक है, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहता है? उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता
है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, जिसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका समीकरण देख लेते हैं, समीकरण किस प्रकार से उत्पन्न करेंगे। यह है हमारा ऊष्मा को हम लोग किस रूप में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर आता है आपका U, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक ऊष्मा, और डेल W अर्थात इसको हम बोलेंगे कार्य। ठीक है, समीकरण 1, यदि हम किसी भी निकाय को ऊष्मा देते हैं, ठीक है, किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो वह निकाय संपूर्ण ऊष्मा को उपयोग नहीं कर सकता, उसका कुछ भाग जो है बचा रहता है, और जो बचा हुआ ऊष्मा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ऊष्मा। किसी भी निकाय को दिए गए कुल ऊष्मा का वह निकाय उपयोग नहीं कर पाता, जो कार्य करता है उसको W से दर्शाएंगे, और जो बचा हुआ ऊष्मा रहता है उसको आंतरिक ऊष्मा दर्शाते हैं डेल U से। ठीक है, हम लोग जहाँ स्पष्ट कर सकते हैं, जहाँ डेल Q बराबर क्या है आपका ऊष्मा, डेल U बराबर आंतरिक ऊर्जा या ऊष्मा, और डेल W बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य, इस प्रकार से क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपका हल होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, इसमें पहला आता है आपका चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, यदि निकाय, ठीक है, यदि निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए, विभिन्न क्या है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तब इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, देखिए चक्रीय प्रक्रम किसे कहेंगे, यदि निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तब इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर कहाँ पर आता है, यहाँ पर आ जाता है वो, ठीक, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और आ जाता है यहाँ पर, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आ जाता है। मतलब क्या है, जिस बिंदु से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है, घूमते हुए वापस उसी जगह में आ जाता है। इस प्रकार का जो प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम।
ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन, आंतरिक ऊष्मा परिवर्तन का मान जो रहता है आपका, मतलब डेल यू बराबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो आपस घूम फिर क्या है वो वहीं पर आ जाता है जिसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है अंदर में, ठीक है। तो आंतरिक ऊष्मा परिवर्तन डेल यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसी को क्यों लिखेंगे, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, ऊष्मा गति की प्रथम नियम क्या दर्शाता है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि डेल यू बराबर क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक हम नया परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी निकाय को दिया गया कुल ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। चक्रीय प्रक्रम में यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई कुल ऊष्मा, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि डेल क्यू बराबर क्या होता है, डेल डब्ल्यू होता है, अतः हम कह सकते हैं, नया परिभाषा दे सकते हैं, चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चलिए दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, समतापी प्रक्रम, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा निकाय जिसमें क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया में उसका तापमान नियत रहता है, निश्चित रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप निकाय का तापमान नियत रहता है, अर्थात 0 रहता है, क्या कहलाएगा आपका, समतापी प्रक्रम। एक आदर्श गैस जो होता है, आदर्श गैस के लिए इसका मान 0 रहता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा आंतरिक ऊष्मा जो है आदर्श गैस पर निर्भर करता है, अर्थात आंतरिक ऊष्मा का मान भी 0 होगा, ठीक है। क्योंकि आंतरिक ऊष्मा आदर्श गैस पर निर्भर करती है, गैस पर निर्भर करती है, अतः आंतरिक ऊष्मा डेल यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तब लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि डेल यू बराबर कितना है, यहाँ पर 0 है, तो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, इस प्रकार से आ जाएगा। अतः यहाँ पर हम नया परिभाषा देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। परिभाषा देख सकते हैं, समतापी प्रक्रम में
निकाय को दी गई कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। कार्य के बराबर होता है। ठीक है, चलिए समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा क्या होगा उसका। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप, संपूर्ण प्रोसेस के फलस्वरूप उसका तापमान नियत रहता है। ठीक है, एक आदर्श गैस के लिए ताप हमेशा नियत रहता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस पर निर्भर करता है, अतः आंतरिक ऊष्मा मतलब डेल यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या लेंगे, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि डेल यू बराबर 0 है अतः हम रख सकते हैं डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू। यहाँ से आपको नया परिभाषा प्राप्त होता है। समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, अर्थात कुल ऊष्मा बराबर किया गया कार्य। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आइए तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तीसरा अनुप्रयोग हमारा क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एडिबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडिबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें निकाय द्वारा न तो ऊष्मा को बाहर किया जाता है और न ही बाहर की ऊष्मा को निकाय द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वह क्रिया है जिसके द्वारा निकाय द्वारा न तो ऊष्मा को बाहर किया जाता है और न ही बाहर की ऊष्मा को निकाय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अर्थात उद्धोष्म प्रक्रम में कुल ऊष्मा का मान क्या होता है आपका नियत रहता है। उद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें निकाय द्वारा न तो ऊष्मा बाहर दिया जाता है और न ही बाहर की ऊष्मा को अंदर लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं ठीक कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कुल ऊष्मा डेल क्यू बराबर क्या है आपका 0 होता है, अर्थात ठीक है कुल ऊष्मा का मान क्या होता है आपका नियत रहता है। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम प्रथम नियम हमारा क्या कहता है कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि डेल क्यू बराबर क्या है यहाँ पर 0 है, अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का मान क्या होता है नियत रहता है। तब हम क्या लिख सकते हैं 0 बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यदि हम u की इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डेल u बराबर डेल डब्ल्यू, या ठीक, या हम मान लेते हैं w की इधर पक्षांतर करेंगे, इस प्रकार से डेल w बराबर हो जाएगा डेल u। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा दो कंडीशन होता है। एक क्या है, यदि हम निकाय पर कार्य करें, ठीक है, यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं तो आंतरिक ऊष्मा की मान में कमी आती है। ठीक, निष्कर्ष क्या है पहला कंडीशन में यदि हम निकाय द्वारा कार्य करते हैं तो आंतरिक ऊष्मा के मान में कमी आती है, ऊष्मा के मान में कमी आती है। जैसे पहला कंडीशन हमारा क्या रहता है, यदि हम
निकाय द्वारा कार्य करते हैं, निकाय के द्वारा ना, यदि हम निकाय के द्वारा या निकाय द्वारा कार्य करते हैं तो आंतरिक ऊष्मा के मान में कमी आती है, अर्थात हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेल यू बराबर डेल डब्ल्यू। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं, निकाय पर, यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं तो आंतरिक ऊष्मा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डेल यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू। यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं तो हमारा कार्य माइनस में रहता है, यदि हम निकाय द्वारा कार्य करते हैं तो हमारा डेल यू माइनस में रहता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, सभी का क्या है नोटेशन बना करके भेजेंगे।